इस कहानी में हम एक परिवार के जीवन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें परिवार का मुखिया जो कि कंजूस आदमी होता है और वह अपनी बीबी को भूलकर ना घर भी बेच देता है। इस बात पर उसके घर वाले उससे बदला लेने की सोचते हैं। कहानी में आगे क्या होगा, आइए शुरू करते हैं। जिया किंतु नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रोम के एक इलाके के स्लम्स में रहता है। यहाँ जिया किंटू अपने परिवार से पैसों के लिए हमेशा फाइट करता रहता है। इसके परिवार में एक कमरे में ही कई सारे लोग रहते हैं। उस परिवार में जिया किंतु आदमी जो हमेशा अपने पास बंदूक रखता है, उसी को परिवार का मुखिया माना जाता है, क्योंकि वह परिवार में सबसे बड़ा मर्द है। वह अपने पास बंदूक इसलिए रखता है क्योंकि उसके बेटे उसके पैसे चुराने की कोशिश में लगे रहते हैं। उस घर के अंदर ना कोई प्राइवेसी है और ना ही कोई साफ सफाई है, और वहाँ हर वक्त हर लोग एक दूसरे को गालियाँ देते रहते हैं और एक दूसरे से फाइट करते रहते हैं। उस इलाके के लोग ज्यादातर मवाली होते हैं और वहाँ लोग गंदी बस्तियों में अपना गुजारा बसर करते रहते हैं। यहाँ लोग एक दूसरे को परेशान करते रहते हैं। जिया किंटू को अपनी इंश्योरेंस कंपनी से अपनी आंख खोने पर बहुत सारे पैसे मिले हुए हैं, पर वह उन पैसों को अपने परिवार वालों के ऊपर खर्च नहीं करना चाहता है। अगर बच्चे भी उससे पैसे मांगते हैं तो वह सीधा उन्हें मारकर वहाँ से भगा देता है। जिया किंटू के घर वाले अलग अलग काम करके पैसे कमाने में लगे हुए हैं, चाहे वह काम अच्छे हो या बुरे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस गाँव में एक लड़की जिसका नाम तोमासीना है, वह एक मॉडल है और वह मॉडलिंग करके अपना गुजारा करती है। जिया किंटू की पोती मारिया एक नौकरानी का काम करके पैसे कमाती है। एक दिन वह तोमासीना से कहती है कि उसका काम मॉडलिंग से बेहतर है, क्योंकि उसे बिना कपड़े उतारे ही पैसे मिल जाते हैं। तब तोमासीना उसका जवाब देती है कि मेरा काम नौकरानी के काम से कई गुना अच्छा है, पर मारिया इस बात को समझ नहीं पाती है। इधर जिया किंतु एक लालची इंसान के साथ साथ चरित्रहीन आदमी है। वह औरतों को छेड़ता रहता है और ऐसा करते हुए उसे शर्म नहीं आती है। जिया किंटू के परिवार वाले उससे नफरत किया करते हैं, यहाँ तक कि उसकी माँ भी उससे नफरत करती है। जिया किंतु अपनी बीबी की हमेशा धुलाई करता रहता है। कई बार तो उसकी बीबी को छोटे भी आ जाती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन उसका बेटा उससे काम के सिलसिले में कुछ पैसे मांगने के लिए आता है और कहने लगता है कि वह अकेला उस घर में अपने पिता से बहुत प्यार करता है और बाकी के सारे लोग सिर्फ उसके पैसे चुराना चाहते हैं। जिया किंतु ने जवाब में कहा कि हमें प्यार न करो तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद वह पैसा अपने बेटे को नहीं देता है, जिसके लिए उसका बेटा अपना आपा खो देता है और उन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है। जिया किंटू को डर था कि कोई उसके पैसे चुरा न ले, इसलिए वह हर रोज अपने पैसे कहीं न कहीं छुपा देता है, लेकिन ऐसा करने के लिए वह अपनी माँ के सर को ढक देता है, जिसके बाद वह अपना पैसा चुरा देता है। बाद में वह अपनी माँ से बहाना बनाता है कि किसने तुम्हारे सर को ढका है। आज तक उसकी माँ को पता भी नहीं चला कि उसका सर कौन बंद कर रहा है। उसका दूसरा बेटा चोरी का सामान बेचने का काम करता है, पर आज तक उसने सही कीमत लेना नहीं सीखा है और घाटे में ही अपना चोरी का सामान बेच देता है। उसका सबसे छोटा बेटा नेटो प्रोस्टिट्यूट का काम करता है और ऐसे काम से उसकी बेइज्जती भी होती है। जिया किंतु भी उसका मजाक उड़ाता है, पर उसे इस बात से कोई फर्क नहीं होता है। एक मुखिया होने पर जिया किंतु अपने परिवार से ये सब काम करवा रहा था। वह अपना हर दिन शराब के नशे में गुजारता है, इसलिए ये बात उसके बेटी को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वह अपने पिता को जेल भेजना चाहती है। जिया किंतु जानता था कि अगर मेरे परिवार को पैसे मिल गए तो वे लोग पैसों को उड़ाने में लग जाएंगे और उसके सारे पैसे जल्द ही खर्च हो जाएंगे। उसे इसी बातों का डर हमेशा लगा रहता है और वह अपने पैसों को बचाने के लिए सारी रात जगता रहता है। और फिर एक रात वह अपने पैसों को खोजने लगता है, लेकिन उसके पैसे गायब हो गए थे। वह अपने परिवार के हर एक लोगों से पैसों के बारे में पूछने लगता है और पागल होकर पैसे को खोजने लगता है। वह अपने बेटों को इस सिलसिले में पीटने भी लगता है, जबकि वे बताते हैं कि उन्होंने पैसे नहीं चुराए हैं। और फिर गुस्से में उसने अपने बेटे कबीलों पर गोली चला दी। अब किंटू को बेटे पर गोली चलाने के जुर्म में जेल में डाल दिया गया और जब उसकी बेल हुई तो उसके वकील ने उसे बताया कि तुम्हारे परिवार की फाइल यहाँ ऑफिस में भरी पड़ी हुई है और वह उन्हें बचाते बचाते थक चुका है। इस बार तो मैंने तुम्हें जेल से रिहा करवा दिया है, लेकिन अगर फिर से तुम जेल में गए तो मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ। दूसरी तरफ उसके परिवार वाले उसके पैसे को खोजने लगते हैं, पर पूरे घर की छानबीन करने के बाद भी उन्हें पैसे नहीं मिले। जिया किंतु जल्द ही अपने घर पहुँच जाता है। तब उसे याद आता है कि उसने अपने पैसे बाथरूम में छिपाए थे और अपने परिवार के सामने वह पैसे को लेकर वहाँ से निकल जाता है। ऐसा होने पर उन्होंने उसकी पिटाई कर दी, क्योंकि उसने कहा था कि वह बाथरूम चेक कर चुका है। कुछ वक्त बाद उन्हें खबर मिली कि दादी का पेंशन मिलने वाला है और बिना वक्त गवाए वे सभी मिलकर अम्मा को पेंशन ऑफिस में लेकर चले जाते हैं। और पैसे मिलने के बाद उन सभी में पैसे के लिए झगड़ा शुरू हो जाता है। सारे भाइयों ने मिलकर पैसों को बांट लिया और अपने बच्चों के साथ दादी को घर भेज दिया, जिसके बाद वे अपने अपने रास्ते चले गए। एक दिन उस इलाके में टहलते हुए जिया किंतु जा रहा होता है, तभी वह एक को देख लेता है जिसके पास अब कोई ग्राहक नहीं आता था। उसे देखकर जिया किंतु की हवस जग जाती है और वह उस सुंदरी को अपनाने के बारे में सोचने लगा।
लगा। वह उसके साथ अब अपना वक्त बिताने लगता है और उस पर अपना पैसा उड़ाने लगा। उसका नाम इसीदे था, किंतु इसीदे को बताता है कि उसके घर में कोई उसे पसंद नहीं करता है। वह पूरी तरह अकेला है, इसलिए उसकी जिंदगी में सिर्फ यसीदा ही है। वह इसीदा से प्यार करने लगा था। इसके बाद एक रात वह इसीदा को अपने घर ले गया और अपनी पत्नी से कहा कि आज के बाद यह औरत हमारे साथ में रहेगी। यह सुनकर उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आ गया, पर जिया किंतु ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे उसी घर में रहने की जगह दे देता है। एक तरफ जिया किंतु इसीदा पर पैसे उड़ाने की बात करने लगा और अपने घर वालों को नौकर कहकर बुलाने लगा। अब इस बात से दुखी होकर उसकी पत्नी उसे सताने के लिए जादू टोना करने लगती है ताकि उसको तकलीफ होने लगे। आगे जैसे ही जिया किंतु ऐसीदे को लेकर बाहर निकला, उसकी पत्नी ने पूरे परिवार को अपने पास बुला लिया और वह जिया किंतु से बदला लेने की बात करने लगती है। उसके घर के सारे लोग जिया किंतु से नफरत करते थे, इसलिए उन सब ने मिलकर जिया किंतु को मारने का प्लान बनाया और इस प्लान में जिया किंतु की माँ भी शामिल हो जाती है। एक एक करके उसके परिवार वाले उसे मारने के लिए अपना अपना प्लान बताने लगते हैं और अब वो उसे मारने की तैयारी को अंजाम देना चाहते थे। अगले दिन जिया किंतु अपने परिवार को लेकर चर्च गया क्योंकि उसकी बेटी अपने बच्चे का करवाना चाहती थी। चर्च में उसका परिवार अपने हरकतों से बाज नहीं आता है। जहाँ एक तरफ एक बच्चा अपनी कागज की नाव पानी में चला रहा होता है, दूसरी तरफ कमीलों चर्च से पैसे चुरा रहा होता है। जिया किंतु को मारने के वक्त आ चुका था, इसलिए चर्च के अंदर उसकी पत्नी ने अपने परिवार वालों से बोल दिया कि चर्च से निकलने के बाद हम जिया किंतु को मार देंगे। चर्च का कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे लोग वहाँ से निकलकर लंच के लिए चले जाते हैं। वे सभी वहाँ जिया किंतु के खाने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन कुछ न कुछ उसे खाने से रोकने लगा था। किसी तरह से सारी रुकावटों को हटाकर जिया किंतु आखिरकार खाना खा लेता है और अब सारे लोग उसकी मौत का इंतजार करने लगते हैं। वे सभी उसी की तरफ देखने लगते हैं और कुछ देर बाद उसकी हालत खराब होने लगती है और तब उसे समझ में आने लगता है कि उसके परिवार वालों ने उसे चक्कर आने लगता है। वह अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों के सामने उसे मौत नजर आने लगी थी। इसके बाद वह अपने परिवार वालों से कहता है कि वह बता देगा कि उसके परिवार वालों ने दिया है। इतना होता देखकर इसीदे को गुस्सा आ जाता है और वह उसकी पत्नी से फाइट करने लगती है। इधर जिया किंतु खुद को बचाने के लिए साइकिल लेकर अस्पताल की तरफ जाने लगता है, लेकिन वह रास्ते में ही गिर जाता है। वह अब अपने आप को बचाने के लिए अपने पेट में पाइप डालकर उल्टियाँ करने लगा और काफी मेहनत के बाद उसे उल्टियाँ हो जाती है और वह जिंदा बच जाता है। अब इस बात का बदला लेने के लिए जिया किंतु ने अपने घर पर शराब छीनक दिया और अब घर को जला दिया, लेकिन उसका पूरा परिवार सही वक्त पर बाहर निकल जाता है। उसके बेटे को पता चल जाता है कि जिया किंतु जिंदा बच गया है और वे इसीलिए उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं, पर जिया किंतु भी इस बार बच जाता है। इधर घर से सारे लोग बाहर निकल गए होते हैं, लेकिन सिर्फ उसकी दादी अंदर फंसी होती है, पर किसी तरह से वे उन्हें भी बचा लेते हैं। अगले दिन जिया किंतु के बेटे अपना जला हुआ घर फिर से बनाने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ जिया किंतु अपना घर एक दूसरे आदमी को बेच देता है क्योंकि अब उसे उसके परिवार वाले पसंद नहीं थे। दूसरी तरफ मकान खरीदने वाला आदमी अपने परिवार के साथ जिया किंतु के घर पर पहुंच जाता है। वह वहां जिया किंतु के परिवार वालों से कहता है कि मैंने तुम्हारा घर खरीद लिया है, और जब ये बात उसके परिवार वालों को पता चला कि वे नए लोग वहाँ पर रहने के लिए आए हुए हैं, अब इस बात की नाराजगी में वहाँ उन लोगों के बीच में फाइट होने लगती है। इसके बाद इधर जिया किंतु ने घर के पैसे से एक कार खरीद लेता है और उसे अपने घर पर भीड़ा देता है, जिसके लिए वे सारे लोग फाइट कर रहे थे। इसके बाद वे सभी मिलकर उस घर को बचाने में जुट जाते हैं और किसी तरह से उन लोगों ने उस घर को गिरने से रोक लिया और वे सारे लोग अपने टूटे फूटे घर में अपने परिवार के साथ रहने लगते हैं। वह घर अब और भी छोटा नजर आने लगा था क्योंकि वहाँ अब नए परिवार वाले भी आ गए थे। वे भी उनके साथ वहाँ रात बिताने लगते हैं। जिया किंतु भी अपनी बीबी के साथ में रहने लगा। उसकी बीबी ने उसे माफ कर दिया था, लेकिन जिया किंतु की कंजूस वाली आदत अब भी नहीं गई होती है। वह अपने पैसों को अब भी अपने हाथ के प्लास्टर में छुपाकर रख रहा होता है। वह फिर से अपने घर से अपने परिवार के एक एक लोगों को बाहर निकलने की बातें करते रहता है, लेकिन उसका परिवार अब और भी बड़ा होने वाला था। उसकी बेटी मारिया जो प्रेग्नेंट थी, वह जल्द ही अपने बच्चे की माँ बनने वाली थी। वही उसके परिवार में सबसे समझदार औरत थी और इस प्रकार से एक आदमी के जीवन की रास लीला समाप्त हो जाती है।